हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहला लेक्चर है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बाद में वही चीज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर देती है बच्चों, और आप लोग उसको पढ़ते नहीं है ना। और पहला जो लेक्चर होता है वो नींव होता है यार। आगे चलकर आप कोई भी टॉपिक इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो ये काम आना ही आना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें, कभी भी कोई लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेगा तो आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं रासायनिक बलगतकी। आपके पास कोई रासायनिक पदार्थ है और उसमें हल्का सा हम बल लगा दें तो उसमें अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है, मतलब अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें बच्चों किस तरीके से अभिक्रिया होती है, उसकी अभिक्रिया संपन्न होने का जो प्रोसेस है उसे हम क्रियाविधि बोलते हैं, और किस दर से हो रहा है, किस समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है उसका वेग कहते हैं। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि और वेग का अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत बच्चों एक शाखा का निर्माण किया गया कि ऐसी एक शाखा है जिसके अंतर्गत केवल और केवल हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और उसके वेग का अध्ययन करेंगे, वो आपका रासायनिक बलगतकी कहलाएगा। यानी रासायनिक पदार्थ पर हम बल लगा देंगे तो गति होगा, यानी अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो किस वेग से अभिक्रिया संपन्न होगी और किस क्रियाविधि यानी किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होगी इसका अध्ययन करेंगे, वो शाखा आपका रासायनिक बलगतकी कहलाता है। यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि और उस अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, वो आपका रासायनिक बलगतकी कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों, रासायनिक पदार्थ है उसमें हमने थोड़ा सा बल लगाया तो वो बल लगाने का मतलब नहीं हम धक्का दे रहे, कोई उत्प्रेरक डाल दिया या कोई पदार्थ है उसमें दूसरा पदार्थ मिला दिया तो भी तो अभिक्रिया संपन्न होना शुरू होगा। जैसे एक केमिकल है दूसरे केमिकल को मिला दिया तो बच्चों क्या होता है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। 2 रासायनिक पदार्थ है, अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है। तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हो रहा है, उसकी क्रियाविधि क्या है, किस मेथड से वो अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, इसका अध्ययन करेंगे, वो आपका रासायनिक बलगतकी कहलाता है। यानी समय के साथ अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग क्या है, किस प्रोसेस से अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, इन सब का अध्ययन करेंगे, वो आपका रासायनिक बलगतकी कहलाता है। इस चैप्टर में बच्चों आप लोग रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। जो पहला आपका यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस है कि अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की संपन्न होती है। कैसे, यानी 3 तरीके से संपन्न होती है। पहला जो अभिक्रिया होता है बच्चों, तीव्र अभिक्रिया। कैसा, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। तीव्र अभिक्रिया में क्या होगा सर कि जो बिल्कुल मिनी सेकेंड, बहुत कम सेकेंड, तीव्र अभिक्रिया मतलब जो बहुत कम सेकेंड, लगभग 10 घाते -12 है ना, से 10 घाते -14 इतना सेकंड में अभिक्रिया संपन्न हो जाए, मतलब अल्प समय में बच्चों, अत्यंत अल्प समय में। जैसे हमने एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ मिलाया, अभिक्रिया संपन्न हो गई। माइनस में है बच्चों 10 घाते -12 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10 घात 12वां भाग, मतलब बहुत कम समय, पलक झपका भी हमने नहीं, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। वो अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होती है। सर कोई एग्जाम्पल बता दो। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3, क्या बच्चों, AgNO3 ले लेते हैं और इसमें हम घुलित सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl बच्चों, ठीक है। तो इतना तेजी से अभिक्रिया संपन्न होता है कि जो सोडियम होता है ना वो बच्चों सोडियम नाइट्रेट बनाता है और AgCl बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना देता है और बच्चों आपका सोडियम नाइट्रेट बना देता है। ये अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, बहुत ही फास्ट होती है, अत्यंत कम समय में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। मतलब एक पदार्थ में हमने दूसरा पदार्थ मिलाया तो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है बच्चों। और भी कोई एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड, ये BaCl2 है और इसमें हम डालते हैं H2SO4,
क्या डालते हैं बच्चों, H2SO4। तो ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, अल्प समय में, ना के बराबर। बेरियम जो है बच्चों, बेरियम सल्फेट बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, और जो आपका HCl है वो 2HCl बना देगा। तो ये अपना अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है बच्चों। अब जब हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, मध्यम अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया, पहले हम पढ़ लेते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया में आप लोग पढ़ोगे लोहे में जंग लगना, संक्षारण जिसे बोलते हैं, जिसमें जो समय लगता है वो सप्ताह भी लग सकता है ना, कई महीने लग सकता है बच्चों, है ना, कई महीनों लग सकता है, वर्षों भी लग सकता है, ठीक है, कई दिन लग सकता है। तो वो अभिक्रिया आपका मंद अभिक्रिया होता है। मंद अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण, मंद अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण होता है संक्षारण। क्या बच्चों, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अब ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपके घर में ही, कि आप लोहे को बरसात के सीजन में खुले में छोड़ दो, धीरे 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 उसके सतह पर अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाता है। वही बच्चों आपका एक लोहे के यानी आयरन का ऑक्साइड होता है, और उसी को हम जंग कहते हैं बच्चों। तो आप लोग ये एग्जाम्पल आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हो। एक दिन में कोई लोहा नष्ट नहीं होता है, धीरे धीरे संक्षारण, वो कई दिनों का समय ले सकता है, कई सप्ताह का समय ले सकता है, कई महीनों का समय लग सकता है, कई वर्षों का भी समय लग सकता है। वो लोहे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लोहे की क्वालिटी क्या है। अशुद्धियां जितनी ज्यादा मिली होगी, है ना, उतनी ज्यादा मात्रा में वो संक्षरित होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में वो नष्ट होगा। क्लियर। तो ये बच्चों आपका मंद अभिक्रिया होता है। एक होता है मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया में क्या होता है, ना तो बहुत तीव्र होता है अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया में ना तो बहुत तीव्र होता है बच्चों और ना तो ही बहुत मंद। ऐसा होता है जो ना तो बहुत मंद और ना तो बहुत तीव्र, यानी मीडियम। जैसे आपके पास है सुक्रोज है बच्चों। सुक्रोज में जब आप पानी मिलाते हो और अपघटन कराते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है, ठीक है। किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। सुक्रोज का सूत्र पता है, C12 H22O11, ये सुक्रोज है। और बच्चों जल अपघटन कराते हैं, ये डायरेक्ट पानी शक्कर में डालोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे घर में हमने शक्कर लिया है पानी डाल देंगे। प्रयोगशाला में जब करते हैं तो मध्यम अभिक्रिया बच्चों C6H12O6 प्लस में O6 प्लस में C6H12O6, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है, बाकी रासायनिक सूत्र समान होता है। ये आप लोग जब लास्ट चैप्टर जैव अणु पढ़ोगे तो इसमें बारीकी से आप लोगों को ज्ञान मिलेगा कि एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में आपका कीटो समूह होता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो ये मध्यम अभिक्रिया है, ना तो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है ना तो मंद गति से। तो मैंने जो बताया है वही चीज आपको लिखना भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा नोट्स नहीं ले सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना कॉपी लेकर के बढ़िया नोट्स बना ले। जैसे मैं इसको बोला हूं, जो बच्चा होशियार है वो लिख लिया होगा, और जो बच्चा सोचता होगा कि यार हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में देख लेंगे, अभी पढ़ लें, तो फिर आपको दिक्कत होती है। बाकी जो बच्चा नोट्स ले रखा है, नोट्स में भी ये सारा चीज रहता है। नोट्स कैसे मिलता है सर? कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 9685 29 लोग बोलते हैं कि सर नोट्स क्यों लेते हो? देखो क्लास आपके लिए फ्री रहेगा, ये मेरा वादा है। नोट्स एक छोटा सा सपोर्ट, हर टीचर के पास बच्चों कुछ ना कुछ वर्क होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा रहा तो सब कुछ सारी चीजें। यदि मुझे एक छोटा सा टीम भी तैयार करना है तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नोट्स के लिए मात्र हम 100 रुपए लेते हैं, बढ़िया प्रॉपर नोट्स मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। नोट्स में शिकायत नहीं होने दूंगा, धीरे धीरे उसको अपडेट भी कर रहा हूं, है ना। तो नोट्स को मैं बच्चों एग्जाम तक में और मतलब बहुत अच्छा उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस पर व्हाट्सएप कर सकता है। तो फिलहाल ये चीज आपको समझ में आया।
और इसी का जैसे AgNO3 NaCl है ना, AgCl और NaNO3 बनाया, तो किस तरीके से ये बनाया, इसकी क्रिया विधि कहलाएगी। और कितने समय में ये बन रहा है, उसका वेग कहलाएगा। समय के साथ कितना अभिक्रिया जो है वो संपन्न हो रहा है। अभी आगे आप पढ़ोगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग, जस्ट इसके बाद हम अभिक्रिया के वेग पर ही चलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों का रासायनिक बलगत की, इसके बाद अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हो गया, नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर। जैसे हमने कहा कि दूध से दही बना रहे हैं, तो जैसे नींबू हमने डाला तो अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है, अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बच्चों जैसे हमने कहा कि हमारे पास दूध है, आपके दैनिक जीवन से मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना, रट्टा नहीं मारना बाबू। मैंने कहा दूध है और इसमें मैंने मक्खन डाल दिया, अरे नींबू डालो, सबसे बेस्ट नींबू खट्टा। और जैसे ही नींबू डालोगे तो वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा बच्चों, दही में बदलना शुरू हो जाएगा। अब घटन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अपने देसी भाषा में यदि हम मट्ठा डाल दें, जो दही का छाछ होता है, समझ रहे हो बच्चों, दही में जब पानी मिला करके उसका जो मक्खन है उसको अलग कर लेते हैं, जो छाछ बचता है, छाछ कुछ नहीं है उसमें, वो आपका मट्ठा कहलाता है हमारे देसी भाषा में। दूध में यदि आप मट्ठा डाल दो, या दही ही डाल दो ना भाई, या दही ही हल्का डाल दो थोड़ी सी मात्रा में, तो ये पूरा का पूरा दूध धीरे धीरे करके दही बन जाएगा। तो जो प्यारे बच्चों हम स्टार्टिंग में लिए हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। क्या है बच्चों, अभिकारक, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम उसका अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है बच्चों उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। कुछ समझ में आया कि दूध हमने लिया, उसमें नींबू मिलाया या मक्खन मिला दिया या थोड़ा सा आप छाछ मिला दो, जो मीठ खट्टा चीज हो वो खट्टा चीज मिलाओगे तो सुबह तक में वो दूध से दही बन जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो भाई साहब जो हमने स्टार्टिंग में लिया वो रिएक्टेंट है, वो अभिकारक है, और जो हमें प्राप्त हुआ वो प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक आपस में मिलते हैं बच्चों, तो उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक जैसे मान लीजिए दो घटक हो गया ए और बी, तो ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे बच्चों, और मिलकर के C+D बना रहे हैं, तो ये आपके दोनों उत्पाद कहलाएंगे। अभिकारक ये उत्पाद है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने दूध में नींबू का रस निचोड़ दिया, धीरे धीरे करके दूध जो है दही में बदल जाएगा। शुरू में 100% नहीं कि 100% एक साथ बदलेगा, धीरे धीरे करके 10%, 15%, 20%, 30%, धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चों आपके अभिकारक में कमी आती जाएगी, यानी दूध में कमी आती जाएगी। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये दही में वृद्धि होता जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले 100% दूध है, 0% दही है, फिर जब 10% दूध से दही बन गया तो इसकी मात्रा, दूध की मात्रा 90% हो गई और दही की मात्रा बच्चों 10% हो गई। फिर जब 20% बदला तो दूध बचा 80% और दही आपका 20% हो गया। फिर जब बच्चों 70% बचा तो दही 30% हो गया। तो इंक्रीज किस में हो रहा है, वृद्धि किस में हो रहा है, दही में हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में हो रहा है, मतलब उत्पाद में हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय के साथ साथ उत्पाद में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, और अभिकारक में कमी होती जा रही है। यही बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो समय के साथ कितना उसके अभिकारक में कमी आ रही है, अभिकारक के सांद्रण में, और उत्पाद के सांद्रण में कितना वृद्धि हो रहा है, वही अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी की दर, है ना, उत्पादकों के सांद्रण में होने वाली वृद्धि की दर के तुल्य होता है। मतलब
समय के साथ कितना रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है, वही रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। किसी रासायनिक अथवा दूसरा परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। कहने का मतलब इकाई समय में, वही तो चीज बोल दिया गया, समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो बच्चों आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो रिएक्टेंट में कमी आएगी, प्रोडक्ट में वृद्धि होगी। मैं भी आपको एक एक सूत्र लिखूंगा ना और दिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि सर कैसे लिख दिए, इसलिए आप लोगों को ढंग से समझना है, ढंग से समझना बच्चों, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट बना, ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट बना। हम मान के चलते हैं कि माना T1 समय में अभिकारक कितना होगा, अभिकारक T1 समय में अभिकारक R1 व उत्पाद P1 है। ठीक है बच्चों, T1 समय में, ठीक है, T1 समय में अभिकारक है ना R1 और उत्पाद P1 है, प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। वह T2 समय में कुछ समय बाद इसकी भी मात्रा बदल गई होगी, इसकी भी मात्रा बदल गई होगी, तब मैं आपसे कह दूं, तब समय कितना अंतराल हुआ, तो बोलोगे सर अंतिम में से प्रारंभिक को हम घटाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल कर आएगा। ऐसे ही बच्चों कितना परिवर्तन हुआ होगा ये बताओ जरा, जो आपका रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो आप कहोगे सर कि R2 में नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें R1 ज्यादा रहा होगा शुरुआत में और R2 बच्चों कम रहा होगा, धीरे धीरे उसमें कमी आती है ना, इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा R1 ज्यादा है और R2 में घटाएंगे, ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। या आप लोग R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, क्योंकि हमेशा कमी तो दर्शाता है, तो आप लोग एक काम करो, क्योंकि ये ऋण चिन्ह ही बताएगा, R2 माइनस R ही कर लो बच्चों, R2 माइनस R1 कर लो। देखो कमी है इसलिए ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि R2 का मान क्या है, वो कम होगा, जैसे जैसे समय आएगी कम आएगा, और कम में ज्यादा चीज घटाएंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। वह बच्चों वह डेल्टा P बराबर मैं आपसे कह दूं तो अंतिम प्रोडक्ट माइनस प्रारंभिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका बच्चों डिफरेंस निकल कर आए, समय के साथ कितना अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। अब देखना बच्चों, यहां पर मैं कहता हूं कि समय बढ़ता गया तो T2 का मान तो बढ़ गया, समय बढ़ता गया प्रोडक्ट का मान तो बढ़ गया, लेकिन समय बढ़ता गया तो R2 का मान कम हुआ। T2 समय में R2 का मान कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अपना बढ़ता है लेकिन रिएक्टेंट घटता है, तो जब इसमें कम वाले में अधिक को घटाएंगे तो ऋणात्मक, ऋण चिन्ह, कमी मतलब ऋण चिन्ह, इसीलिए बच्चों ऋण चिन्ह हम लिखेंगे, कमी हमेशा ऋण चिन्ह के लिए बताता है। तो चूंकि आप लोगों ने अभी तो ये पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ उसके अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर होता है, यानी अभिक्रिया की दर बच्चों, यदि ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दें यहां पे कि लिख लोगे आप लोग, अभिक्रिया की दर, क्या लिखोगे बच्चों, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, मैंने क्या कहा, समय के साथ अभिकारक ले लो या उत्पाद ले लो, क्योंकि जितना इसमें कमी होगा इतना उसमें वृद्धि होगा, मतलब जितना इसके सांद्रण में कमी आएगी इसके सांद्रण में उतनी ही वृद्धि होगी, है ना। पहले मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, फिर धीरे धीरे किताबी भाषा में आ जाता हूं, क्योंकि भाई पहले यदि मैं किताबी भाषा बोलूंगा तो खत्म, सांद्रण वगैरह पहले ही बताने लग जाता, सर सांद्रण क्या है, सांद्रण क्या है, यही समस्या हो जाती है। मोल प्रति लीटर यानी एकांक आयतन में कितनी मोल विलेय पदार्थ की मात्रा है ना। तो अभिकारक या उत्पाद की
सांद्रण में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है, सांद्रण में परिवर्तन, परिवर्तन। और नीचे क्या लिखोगे बच्चों, समय में परिवर्तन, नीचे क्या लिखोगे, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि समय भी तो बदल रहा है, समय भी तो बदल रहा है, तो समय में परिवर्तन, या समय अंतराल भी लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम अपना समय अंतराल भी रहता है ना, या आप लोग इसको लिख सकते हो बच्चों समयांतराल, समयांतराल यानी समय का अंतराल, वही तो है समय में परिवर्तन सर, इसमें कुछ है क्या, नहीं है। चलो अब देखना बच्चों, मैंने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अभिकारक के सांद्रण में कमी आती जा रही है और उत्पाद के सांद्रण में लगातार वृद्धि हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी आती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई, यदि मैं आपसे कह दूं कि आप केवल अभिकारक के लिए बात करो, किसके लिए बच्चों, अभिकारक के लिए, किसके लिए, अभिकारक के लिए, तो क्या करोगे, देखो अभिकारक के लिए क्या करोगे बच्चों, कि नीचे तो मुझे क्या करना है, समय अंतराल लेना है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे होता है, आप लोग लिखोगे अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक, अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी, केवल अभिकारक लिया हूं, बस केवल अभिकारक लिया हूं बच्चा, केवल अभिकारक लिया हूं, केवल अभिकारक लिया हूं, इसलिए आप लोग लिख सकते हो कि अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा समयांतराल। क्या लिखोगे बच्चों, समयांतराल, समयांतराल। अब इसको किससे दर्शाएंगे, तो दर्शाएंगे अभिकारक है क्या, आर, अभिकारक क्या है बच्चों, आर, तो मैं कह रहा हूं परिवर्तन कितना हुआ है मेरे पास, डेल्टा आर, ठीक है, बटे बटे डेल्टा टी, समय के साथ, वो भी अपना माइनस चिन्ह रहेगा बच्चों, वो भी अपना माइनस चिन्ह रहेगा। अच्छा सर, इसको थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा कर देते तो और अच्छा रहता, इसको ऐसा भी लिख देते हैं बच्चों, माइनस डेल्टा, ये अपना आर हो जाता बटे डेल्टा टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों अभिकारक के सांद्रण में कमी, ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है, ऋण चिन्ह ये बताता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। या करके बच्चों, या करके हम लिखते हैं, या करके लिखते हैं, इसको नीचे कर दें बाबू और इसको थोड़ा सा येलो कर दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर बच्चों उत्पाद को लेकर चलेंगे, उत्पाद, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में कभी कमी हो सकता है, नहीं, जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगा तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि ही होगी बच्चों, सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी और नीचे अपना समयांतराल रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, समयांतराल, ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो ये अपना प्लस कर दो बच्चों, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है, ऋण चिन्ह जिस बात का प्रतीक है कि सांद्रण में कमी हो रही है, और प्लस चिन्ह किस बात का प्रतीक है कि सांद्रण में वृद्धि हो रही है, यानी अभिकारक के सांद्रण में लगातार कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में लगातार वृद्धि होती है। मैं आपसे कह दूं कि इसका ग्राफ बना दो, कैसे ग्राफ बनाओगे, देखो मैं ग्राफ बनाता हूं, चिंता ना करो, थोड़ा सा मुझे समय दो, ये भैया मैं ग्राफ बनाता हूं, किसके किसके बीच ग्राफ बनाऊंगा, उत्पाद और, जैसे बच्चों इसको मैं बताता हूं समय, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा
ये आपके समय को बताता है। किसको बताता है बच्चों? समय को। किसको बताता है? समय को। एक्स अक्ष किसको बताता है? समय को। वाई अक्ष किसको बताता है? तो वाई अक्ष के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? ये समय है, इसको मैं बोल देता हूं सांद्रण। किसको बता देता हूं? सांद्रण को। ठीक है, ये अपना समय। अब मैं आपसे कह दूंगा कि जब जीरो टाइम रहा होगा, जीरो समय रहा होगा, तो भाई क्या अभिकारक बना होगा? तो जीरो टाइम पे अभिकारक बिल्कुल उत्पाद में नहीं बदला, तो अभिकारक मान लीजिए यहां पर है, पूरा 100% है ना, सांद्रण उसकी पूरी है, लेकिन उत्पाद अपना जीरो है क्योंकि टाइम जीरो है। एक बात बताओ, पहले हमने रिएक्टेंट लिया तो क्या प्रोडक्ट बना? नहीं। जब तक हम अभिक्रिया नहीं संपन्न कराए तो प्रोडक्ट बना कहां? तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पर, शुरुआती प्रारंभिक स्थिति पर प्रोडक्ट जो है बच्चों जीरो है और रिएक्टेंट ज्यादा है। ठीक है सर, तो हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका सांद्रण जीरो है, रिएक्टेंट का सांद्रण जो आपका अभिकारक है उसका ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका है ना, किसका हो जाता है? ये उत्पाद का ग्राफ बनता है। किसका? उत्पाद का। ऐसा क्यों? जैसे जैसे समय बढ़ता है बच्चों तो उत्पाद आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन समझना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो अभिकारक के सांद्रण में कमी भी आती है। अभिकारक के सांद्रण में कमी भी आती है बच्चों। उत्पाद के सांद्रण में लगातार वृद्धि होता है। यानी कुछ थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाते, डायग्राम थोड़ा सा अटपटात सा लग रहा है, तो डायग्राम इसको ऐसा बनाना सर कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो कुछ इस तरीके से, फिर एक नियत समय बाद बच्चों वो 100% आ जाता है। और जैसे से अभिकारक समय बढ़ता बच्चों तो अभिकारक में कमी आती है और फिर धीरे धीरे एक बार जीरो हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्पाद समय के साथ बढ़ता है, और ये बच्चों अपना अभिकारक है। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक जो है वो समय के साथ कम होता जाता है। ठीक है, ये चीज आपका ग्राफ हो गया। ये किसके किसके बीच है? अभिकारक और उत्पाद के बीच ग्राफ। जरूरी था। अब थोड़ा सा मैं इकाई के बारे में बात कर लेता हूं कि इकाई कैसे निकाला जाता है। इकाई कैसे निकाला जाएगा बच्चों? अभिक्रिया की दर की इकाई कैसे निकालेंगे? तो चूंकि आपने पढ़ा कि समय के साथ सांद्रण में या तो परिवर्तन हो रहा है ना, यानी अभिकारक में कमी हो रहा है, या प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बच्चों मैं आपसे कह दूं कि सांद्रण बटे, ये सांद्रण है चाहे अभिकारक का हो, सांद्रण बटे समयांतराल, यही तो है समयांतराल। ठीक है, यही तो है बच्चों। अच्छा, सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और नीचे बच्चों समय का होता है सेकंड। तो यदि अभिक्रिया की दर की इकाई बोल दिया जाए आपसे तो आप लोग कहोगे कि सर मोल है, लीटर बटे में है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, सेकंड समय बटे में है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स। मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स, ये किसकी इकाई निकल कर आ गई बच्चों? अभिक्रिया की दर की इकाई की है ना। अभिक्रिया की दर किसकी इकाई है बच्चों? तो अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया की दर की इकाई। क्लियर? तो ये इकाई भी देखो भाई, एक एक पॉइंट मैं चाहता हूं कि आपका ना छूटने पाए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, पूछ देगा अभिक्रिया की दर है क्या, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है कमी या वृद्धि, है ना, उत्पाद के सांद्रण में कमी या वृद्धि, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभिक्रिया की औसत दर क्या है? एवरेज दर। औसत दर किसे बोलेंगे? निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स समय दिया है बच्चों, एक निश्चित समय अंतराल में उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन या अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन ही आपका अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। एक निश्चित समय अंतराल बोला गया है, कोई ऐसा नहीं है, एक निश्चित समय अंतराल हो उसको हम क्या बोलते हैं? औसत दर। ये कुछ है नहीं बच्चों, जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि माना डेल्टी समय में
डेल्टा एक्स उत्पाद प्राप्त होता है तो आप लोग लिखोगे औसत दर। क्या लिखोगे? औसत दर एक निश्चित समय अंतराल में डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। और कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा चीज कुछ है नहीं है, एक निश्चित समय अंतराल में। लेकिन जब वही समय अत्यंत अल्प हो जाए, जैसे मैंने कहा औसत दर आपको मैंने क्या बोला? औसत दर आपको क्या बोला बच्चों? औसत दर आपको क्या बोला? औसत दर मैंने कहा कि डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन जब समय मतलब डेल्टा टी जो है लगभग 0 के बराबर हो, ना के बराबर हो, किसी विशेष क्षण अत्यंत अल्प हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हम तात्क्षणिक दर बोल देते हैं। तात्क्षणिक दर बोल देते हैं। क्या बोल देते? तात्क्षणिक दर। किसी विशेष समय में मतलब स्पेशल समय और किसी अल्प समय के लिए, तो आप लोग क्या लगा दोगे बच्चों? लिमिट लगा दोगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब अत्यंत अल्प समय के लिए। और यहां पर आप लोग लिखोगे डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, ठीक है। इसको ही हम लूप देते हैं बच्चों डी एक्स अपान डी टी के। ये आप लोग क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़े हो कि लिमिट है बच्चों, उसका समय अंतराल बहुत कम है, वो डी एक्स अपान डी टी के बराबर। इन समय के साथ ये भी वही है, समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन, ये भी वही चीज है बच्चों, समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन, अलग से कुछ नहीं है। बस ये तात्क्षणिक है कि किसी विशेष समय या सूक्ष्म अंतराल में अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन किसी विशेष समय, किसी विशेष है ना अल्प समय के लिए हम भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट मुझे छूट रहा है, मैं जो बताने जा रहा था कि जो रासायनिक बलगतिकी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखो भाई, रासायनिक बलगतिकी जिसे काइनेटिक्स बोलते हैं, वो कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से लिया गया है। नोट कर लेना बच्चों, नोट कर लेना आप लोग। जो काइनेटिक्स यानी बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी में काइनेटिक्स ये शब्द कहां से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा के काइनेसिस से ली गई है, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए पॉइंट। ये काइनेटिक शब्द किससे लिया गया है? तो भाई काइनेसिस से लिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है बाबू, ठीक है। बाकी आज का जो हम क्लास लेकर आए थे वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। और हमारा टास्क ही रहता है 25 से 30 मिनट का क्लास, जिसमें आपको बोरिंग भी ना लगे, एक छोटा सा टॉपिक डीप में आपका क्लियर भी हो जाए, और इतना आप प्रॉपर नोट्स भी बना लो और उतना आप तैयार भी कर लो। हम बच्चों आप लोगों का यही चाहते हैं कि समय के साथ आपकी तैयारी होता रहे, ओके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के छोटा सा कमेंट जो रहता बच्चों, उसका हम बेसब्री से करते हैं इंतजार। तो आप लोग छोटा सा प्यार भरा कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि बच्चों को है ना समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।